Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री बुक से चैप्टर हम पढ़ रहे हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। बेसिकली ये चैप्टर मुगल कोर्ट्स के बारे में बताता है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में मुगल एम्पायर किस तरीके से सेटअप हुआ था, क्या चीज़ें वहाँ पर आई थी, क्या कंटेक्स्ट था, वो चीज़ें हमें इस चैप्टर में पता चलती है। टॉपिक है द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। मुगल नाम जो है वो डिराइव होता है मंगोल से। आज मुगल नाम डिपिक्ट करता है किसी की रिचनेस। एक्चुअली ये जो नेम था ये मुगल बादशाहों ने अपनी डायनेस्टी के लिए कभी चूज ही नहीं करा था। दे एक्चुअली कॉल्ड देमसेल्व्स एज तिमुरिड्स since they were the descendants of Turkish ruler Timur. बाबर जो फर्स्ट मुगल रूलर के नाम से फेमस हैं, he was related to गेंगिस खान, जिसे चंगेज खान भी कहते हैं हम, from his mother's side, and from his father's side he was related to Timur, a Turkish ruler. तैमूर द लेम, जिसे हम तैमूर लंग के नाम से भी पहचानते हैं। बाबर तुर्की भाषा में भी बात करता था और कहीं ना कहीं वो मंगोल्स को थोड़ा सा बार्बरिक एडवर्स नजरों से देखते थे। तो हम ये चीज जानते हैं कि बेसिकली मुगल्स कभी भी अपना नाम मंगोलों के साथ जोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मंगोल जहां तक हम जानते हैं मंगोलिया से आए थे, एंड दैट वाज अ क्लैन दैट वाज फेमस फॉर गोइंग अहेड एंड रैनसैकिंग प्लेसेस। लेकिन मुगल्स जो आए थे हमारे यहाँ पे, ये लोग तुर्की थे। इन लोगों ने कभी भी इंडिया को रैनसैक करने की मेंटालिटी नहीं अपनाई थी। 16th सेंचुरी में बेसिकली यूरोपियंस ने मुगल्स एक टर्म डिराइव करना शुरू कर दिया था इस फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद में बहुत बार इस नाम को यूज किया गया। इनफैक्ट रुडयार्ड किपलिंग ने जब एक अपनी फेमस बुक जंगल बुक लिखी थी, उसमें भी जो नेम है मोगली, दैट नेम इज एक्चुअली यूज्ड and derived from the word Mughal, Mughal, the land of, like the elite or the people who are elite, they are Mughal. English में एक word है Mughal, MOGUL. इस हिसाब से ये सारे terms मिलते हैं। अब ये जो एम्पायर था ये बहुत सारे स्टेट्स को अमलगमेट करके बनाया गया था। भारत में अगर हम देखें तो यहां हमें पता चलेगा बहुत सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंसेस हुए थे मुगल्स और उनके बीच। जो लोकल चीफटेंस थे, जिन्हें हम कह सकते हैं जो रीजनल लाइक लीडर्स थे, उनके बीच में। जो फाउंडर थे एम्पायर के, जहीरुद्दीन बाबर, इनको बेसिकली अपनी होमलैंड फरघाना से उज़्बेक लोगों ने निकाल दिया था। उसके बाद बाबर ने सबसे पहले अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की काबुल में। एंड देन इन 1526 he pushed his empire towards the Indian subcontinent. ये प्योरली टेरिटोरियल और रिसोर्सेस के रीजन से हुआ था, क्योंकि जैसे जैसे क्लैन बढ़ते जा रहा था, मेंबर्स बढ़ते जा रहे थे, रिसोर्सेस की जरूरत बढ़ती जा रही थी, तो और टेरिटरी को एनेक्स करना जरूरी हो गया था। उनके बाद उनके जो सक्सेसर थे नसीरुद्दीन हुमायूं, उन्होंने अपने एम्पायर की फ्रंटियर्स और आगे बढ़ाई। लेकिन शेर शाह सूरी एक अफगान लीडर थे, उसके साथ एक युद्ध हुआ था
जिसमें ही लॉस्ट एंड ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल। उसके बाद में हुमायूं टुक अ रेफ्यूज इन अ कोर्ट ऑफ अ सफविद रूलर इन ईरान, एंड देन in 1555 Humayun defeated the Surs, that is the Suris, but अफसोस कि 1556 में उनकी डेथ हो गई थी। हुमायूं के बाद जो उनके बेटे आते हैं, उन्होंने परहैप्स इंडियन हिस्ट्री में मुगल सल्तनत का नाम गोल्डन अल्फाबेट्स में लिखा है, एंड हिज नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अकबर। ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल एम्परर्स, माय फ्रेंड्स, बिकॉज अकबर not only went ahead and expanded the empire, but he also made sure that this empire should remain consolidated. ये empire सिर्फ एक बड़ा एम्पायर नहीं बने, इसमें एकता और अखंडता भी रहे, और इसे अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा और सबसे रिच किंगडम जलालुद्दीन अकबर ने बनाया था। अकबर ने उनके एम्पायर की जो फ्रंटियर्स थी वो हिंदुकुश माउंटेन्स तक एक्सटेंड करी थी। वो हमेशा उज़्बेक, जो कि तुरान, सेंट्रल एशिया के जो उज़्बेक थे, और सफविद्स जो थे ईरान के, उनके बाद उनके सारे एक्सपांशन प्लान्स की लगातार इंफॉर्मेशन बादशाह अकबर के पास रहती थी दोस्तों, एंड ही मेड श्योर दैट नो सच इन्वेजन कुड एवर बी मेड इन इंडिया। अकबर के बाद उनके 3 सक्सेसर्स आए थे, जो कि जहांगीर, देन शाहजहां और औरंगजेब के नाम से जाने गए थे। इनके अंदर टेरिटोरियल एक्सपांशन कंटिन्यू हुआ था, लेकिन दोस्तों ये वो स्पीड और वो काबिलियत के साथ नहीं हो पा रहा था जो बादशाह अकबर के टाइम हो रहा था। इन्होंने काफी हद तक जो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड प्लेसेस थी उसको सिर्फ मेंटेन करा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इजाद करे गवर्नेंस के, अलग अलग तरीके, और उसके बाद में they just continued to go ahead and work upon it. 16th और 17th सेंचुरी में अगर हम देखें तो एक इंपीरियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। इन टाइम्स में एक काफी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन का मेथड इनकलकेट किया गया टीचिंग्स में। मुगल पावर का सेंटर ऑफ पावर जो होता था वो था उनकी कोर्ट, वहां पे सारे डिसीजंस लिए जाते थे, किंग को सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद में ये डायनेस्टी डिमिनिश होने लगी। ब्रिटिशर्स के आते आते और चीजें खत्म हो गई, और 1857 में मुगल सल्तनत का आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर द्वितीय ब्रिटिश रूल के आगे नतमस्तक हो गए थे। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया हो। स्टिल अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज टू लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।